सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे जेके बुक्स क्लास 12 फिजिक्स के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट 30 एम सी क्यूज़ कह लो आप, 1 मार्क या फिर 2 मार्क क्वेश्चन कह लो, जहाँ से आपके 2 मार्क क्वेश्चन जो हैं वो भी बन सकते हैं, उनको हम देखेंगे। अगर मैं ऑलरेडी बात करूँ हमारे चैनल के ऊपर, जो 9 डे सीरीज़ आपको प्ले लिस्ट में मिलेगी, उस वाली प्ले लिस्ट में भी मैंने ऑलरेडी जो एम सी क्यू सेशन वगैरह हैं वो यहाँ पे डाले हैं। 2 सेशन अगर आप देखोगे, एक सेशन में आपको अराउंड 65 क्वेश्चन मिल जाएंगे, दूसरे में भी आपको अराउंड 70, सो हो गए 135। इस सेशन में आपको और 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो 165 क्वेश्चन आर एनफ, ताकि इसमें से आपकी इजीली जो 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से 8 और 9 मार्क्स वहाँ पे बने। क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो आजकल आपके 1 to 10 MCQs पूछे जाते हैं, दे आर डायरेक्टली कॉपी पेस्टेड फ्रॉम नीट। आप देखोगे नीट से, फिर जेके बोपी से इनको क्या किया जाता है, जेके बोपी से इनको कॉपी पेस्ट किया जाता है। साथ ही में स्कॉस्ट हो गया, स्कॉस्ट के पेपर से इनको क्या किया जाता है, या फिर जेके सीटी आपका हो गया, इन पेपर से इसको क्या किया जाता है। ये जो 10 क्वेश्चन आपके लाए जाते हैं, या फिर इवन जो CBSE है वहाँ से ये लाए जाते हैं। एंड जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो ऑलरेडी इन एग्ज़ाम्स के ऑलरेडी मैंने क्या किए हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कवर किया हुआ है। एंड आई होप आपकी तैयारी जो है वो बढ़िया जा रही होगी। आप टेंशन ना लें, अपना पूरा एफर्ट दें, जितना भी टाइम अभी आपके पास बचा है। सो आप पूरा एफर्ट दें यहाँ पे अच्छे से, क्योंकि ये जो लास्ट के 2 या 2.5 दिन होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे कैसे रिवीजन करते हो। एंड आपने 1 मंथ एफर्ट दिया, 2 मंथ्स अच्छे से बोर्ड के लिए एफर्ट दिया, आपकी मेहनत जो है वो वेस्ट नहीं जाएगी। आपको डरने की नीड नहीं है। आपको लग रहा होगा कि हम ब्लैंक हो गए हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आप टेंशन ना लें, एंड जो भी क्वेश्चन वगैरह हमने दिए हैं उनको प्रैक्टिस करते जाएं। एंड एक्स्ट्रा में खुद से बाकी की आप क्या करोगे, बाकी की आप ऑरली रीडिंग वगैरह करोगे। सो विल बी स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन हियर। सो आई बी मैं यहाँ पे कैमरा को हाइड रखूँगा, रीजन बीइंग क्योंकि जो वीडियो है इसकी लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, 9 to 10 GB। इसको अपलोड करने में फिर दिक्कत आती है यहाँ पे। सो आई बी स्टार्टिंग हियर। नाउ पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, व्हेन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड। अच्छा, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। पहले बोल क्या रहा है, व्हेन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड। फिर आपसे पूछ क्या रहा है, पहला ऑप्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज वाइल दैट ऑफ होल्स डिक्रीज, नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज वाइल दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज, नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। अच्छा, नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज इक्वली। नाउ इसने क्या कहा है कि हमारे पास एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास है। इसको आपने क्या किया, हीट किया, मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया। एंड अगर एक और बात, आप साथ में ये भी मेंशन करिएगा कि आपके 30 में से कितने यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं। अगर आपके यहाँ पे ये मान लीजिए, अगर आपके यहाँ पे 25+ करेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया है। आप पेपर में जो भी MCQ आएगा आप वो करके जाओगे। सो आप इतना ध्यान रखिए, 20 से कम आपके नहीं आने चाहिए आउट ऑफ 30 यहाँ पे। सो आपको फिर रिवाइज करने की काफ़ी नीड है। नाउ देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको दिया गया है, एंड बोल क्या रहा है कि आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया या फिर आपने इसको हीट दी। वी नो दैट एन टाइप में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। डिटेल्ड वे में मैंने आपको पढ़ाया है, जो मेन प्ले लिस्ट है वहाँ पे भी आपने देखा होगा, या फिर जिनने हमारे बैच से पढ़ा होगा उन्होंने भी देखा होगा, या फिर यूट्यूब पे भी फ्री प्ले लिस्ट पढ़ा था हमारा। नाउ जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ध्यान दीजिएगा, एन टाइप में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू होल, बट जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, वी नो दैट एक और चीज़ आपने देखी होगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर ऑफ होल्स जो हमारे पास होता है दैट इज ए कांस्टेंट। जब आप इनका मल्टीप्लाई ले लेते हो दैट इज कांस्टेंट, यानी कि वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आ जाता है। सो देयरफॉर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ होल्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है दैट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। सो इक्वल चेंज आनी चाहिए। सो नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास हैं बेसिकली दोनों इक्वली इंक्रीज कर जाते हैं। सो नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज इक्वली। नेक्स्ट,
इन एन AC सर्किट कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो आपसे पूछ रहा है कि XC आपका किसके बराबर है, XL के बराबर। अच्छा, देयरफॉर आपसे पूछ रहा है सिंपली हमारा फेज क्या होगा किसके बीच, करंट एंड वोल्टेज के बीच, यानी कि फाई हमारा क्या होगा। अगर XC हमारा किसके बराबर होता है, XL के बराबर, वी नो दैट जो फाई हमारा होता है दैट इज इक्वल टू कितना, दैट इज इक्वल टू 0। सो इट इज सिंपली हमारे पास कितना, 0 यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, इफ यंगस्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज शिफ्टेड। सो ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, इफ यंगस्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज शिफ्टेड फ्रॉम ईयर टू वाटर। क्लियर, जो मैंने आपको बोला था मीडियम का इंपैक्ट है। क्लियर, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव हमने किया है जहां पे हमने बोला है कि फ्रिंज विड्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। एज्यूमिंग दैट वाटर इज सेटल, यानी कि वाटर जो है वो रुका हुआ है, मीन्स इट विल बी अ पॉन्ड, यानी कि आपने पॉन्ड में लिया है। क्लियर, या फिर एक स्विमिंग पूल में आपने लिया है। वाटर इज स्टिल एंड क्लियर, इट कैन बी प्रेडिक्टेड दैट द फ्रिंज पैटर्न विल। सो हमने आपको बताया था कि जैसे ही आप मीडियम चेंज करते हो, होता क्या है, जो फ्रिंज विड्थ हमारी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। क्लियर, जो फ्रिंज विड्थ हमारी है वो डिक्रीज कर जाती है म्यू टाइम्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स, अगर आपको याद होगा। देयरफॉर फ्रिंज विड्थ अगर डिक्रीज कर जाएगी, इसका मतलब दी फ्रिंज पैटर्न विल, यहाँ पे क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा। क्लियर, फ्रिंज पैटर्न क्या कर जाएगा यहाँ पे, दैट विल श्रिंक। हियर श्रिंक मतलब वो डिक्रीज होगा हमारे पास। नेक्स्ट, which of the following is used to determine the direction of induced current in a generator। so generator में induced current की direction निकालने के लिए आप किस रूल का यूज़ करते हो, सिंपली आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हो। क्लास 10th में भी आपने ये देखा हुआ है। नेक्स्ट, how does the energy difference between the consecutive energy levels vary as the quantum number n increase। यानी कि अगर हम क्वांटम नंबर क्या करेंगे, क्वांटम नंबर हम बढ़ाएंगे एनर्जी लेवल्स के बीच। फॉर एग्जांपल दो सक्सेसिव, फॉर एग्जांपल लेवल 2 एंड लेवल 3, लेवल 3 एंड लेवल 4, लेवल 4 एंड लेवल 5, इनमें एनर्जी डिफरेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वी नो दैट, हमें पता है कि जो एनर्जी हमारे पास होती है दैट इज -13.6 इंटू Z² अपॉन n² हमारे पास। इसका मतलब जो E है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। इसका मतलब अगर n बढ़ जाएगा हमारे पास E जो होगा, E क्या कर जाएगा, E डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² हमारे पास। सो अगर आप क्वांटम नंबर बढ़ाओगे, एनर्जी डिफरेंस जो होगा बिटवीन कंसेक्यूटिव लेवल्स दैट विल डिक्रीज हमारे पास। सो वो क्या कर जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। सो EMF के बारे में आपसे पूछ रहा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेम एज दैट ऑफ, एंड ये सभी क्वेश्चंस जो यहाँ पे मैंने लिए हैं दीज आर ऑल PYQ, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो आपके बोर्ड में इनको पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, या फिर अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा इन्हीं के अराउंड, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अराउंड आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ, बताइए EMF। सो फोर्स, एनर्जी, पोटेंशियल, करंट, सो इट इज सिंपली हमारे पास पोटेंशियल। Next, if Earth is supposed to be a metallic sphere, its capacity will be nearly, यानी कि जो अर्थ हमारे पास है इसकी कैपेसिटेंस आपको कैलकुलेट करनी है, इसकी कैपेसिटेंस आपको कैलकुलेट करनी है। वी नो दैट जो अर्थ हमारे पास है दैट इज ऑफ ए स्फेरिकल शेप, सो इसकी स्फेरिकल शेप होती है, एंड इसमें जो कैपेसिटेंस की फॉर्मूला हमारे पास लगती है दैट इज सिंपली 4πε0 r। जब ε0 का वैल्यू आप डालोगे, r का वैल्यू आप डालोगे दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। सो हमारे पास जो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली निकल के आता है दैट इज अबाउट 711 माइक्रोफेरड, यानी कि μF 711 माइक्रोफेरड। पहला ऑप्शन 700 पिकोफेरड, जी नहीं। नेक्स्ट 700 फेरड, नेक्स्ट 6.4 इंटू 10⁶ फेरड, नेक्स्ट 711 माइक्रोफेरड। सो ऑलमोस्ट हमारा वैल्यू कितना निकल के आता है, ऑलमोस्ट हमारा वैल्यू जब आप यहाँ पे वैल्यूज डालोगे ε0 का, r का, क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट हमारे पास। सो इट इज अबाउट 711 माइक्रोफेरड, या फिर कभी कभार आपको ऑप्शन 700 भी दिया जा सकता है माइक्रोफेरड में, आप उसको भी चूज कर सकते हो। अगर ये वहाँ पे नहीं दिया होगा, अगर 711 नहीं दिया होगा तब वो ज़रूरी आपको ऑप्शन क्या देगा, 700 माइक्रोफेरड। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। इनमें से आपको क्या आइडेंटिफाई करनी है, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस यहाँ पे।
सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन आपके पास क्या है, कॉपर, हाइड्रोजन, अल्मीनियम, निकल। सो इट इज़ हमारे पास सिंपली क्या, अल्मीनियम हमारे पास, अल्मीनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर ऑल हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अच्छे से ऑलरेडी आपने देखा हुआ है। नेक्स्ट इज हमारे पास यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सो सेल्फ इंडक्टेंस की अगर हम बात करें, इसका यूनिट आपको निकालना है, आपको बोलना है कि यूनिट किसके बराबर होता है। वी नो दैट एल हमारे पास होता है 5/I, या फिर एल हमारे पास होता है, एक और इक्वेशन हमने देखी है V/dI/dt। सो अगर आप देखोगे V हमारे पास क्या है, V हमारे पास क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल का यूनिट हमारे पास वोल्ट, नीचे dI/dt, I मतलब हमारे पास करंट, यूनिट किस में, एम्पियर में, डिवाइड बाई dt यानी कि टाइम किस में, यूनिट सेकंड में। सो सेकंड ऊपर जाएगा, दिस विल बी वोल्ट इंटू सेकंड डिवाइड बाई एम्पियर। सो इसी को आप लिख सकते हो वोल्ट सेकंड फिर एम्पियर इनवर्स। सो ये आपका क्या रहेगा, वोल्ट सेकंड एम्पियर इनवर्स, या फिर इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप हेनरी भी कहते हो। समझ में आया होगा। अच्छा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोड्यूस कलर्स विथ वाइट लाइट। सो इनमें से आपसे बोल रहा है कि विच कैन नॉट प्रोड्यूस कलर्स विथ वाइट लाइट, यानी कि जो कलर्स प्रोड्यूस यहाँ पे नहीं कर पाएगा, इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है। डिस्पर्शन, जी हाँ, डिस्पर्शन में ऑलरेडी आपको पता है कि जो प्रिज्म हमारे पास होती है, प्रिज्म के थ्रू जब आप व्हाइट लाइट को भेजते हो, वहाँ से अलग अलग कलर्स में वो स्प्लिट हो जाती है। नेक्स्ट इज हमारे पास डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ, डिफ्रैक्शन में भी अगेन क्या होता है, जो हमारे पास लाइट वेव्स होती हैं वो बेंड कर जाती है अराउंड दी कॉर्नर्स, अगर आपको याद होगा, एंड वो सेपरेट कर जाती है अलग अलग कलर्स में। फिर इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करूं, जो ऑयल फिल्म्स वगैरह होती हैं उनकी उनमें एप्लीकेशन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयल फिल्म्स को काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है, इंटरफेरेंस होती है। अगेन यहाँ पे भी आप कलर वेरिएशंस देखते हो जब आप डिस्ट्रक्टिव या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे पढ़ते हो। सो पोलराइजेशन इज दी ओनली वन जो कि यहाँ पे डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। सो पोलराइजेशन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हेन टू सेमीकंडक्टर्स ऑफ पी एंड एन टाइप आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट दे फॉर्म ए पीएन जंक्शन विच एक्ट इज लाइक। सो वी नो दैट ऐसे हमारा पीएन जंक्शन बन जाता है। यहाँ से पी टाइप कंडक्टर, यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर आप लाते हो, सो यहाँ पे हमारा पीएन जंक्शन बन जाता है, विच एक्ट इज लाइक। एंड वो जो हमारा पीएन जंक्शन होता है वो एक्ट करता है लाइक है कंडक्टर, ऑसिलेटर, एम्पलीफायर, रेक्टिफायर। जी हाँ, रेक्टिफायर की तरह वो क्या करता है, हमारे पास काम करता है। एंड रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, जो इनपुट एसी होता है इसको आप किस में कन्वर्ट करते हो, डीसी आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करते हो। नेक्स्ट हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ करंट। ध्यान दीजिए, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू आर, summation I into R, as well as EMF, इनके as well as summation of EMF। अच्छा, in a closed circuit is this is equal to, ये हमारे पास कितना होता है, this is equal to 0 according to Kirchhoff's law। क्लियर। सो किरचॉफ के लॉ, किरचॉफ के KVL लॉ के हिसाब से हमारे पास समेशन I इंटू आर प्लस समेशन V, ये कितना होता है हमारे पास, इट इज 0। नेक्स्ट हमारे पास है, द ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन इज एक्सप्लेनड बाय द सेट ऑफ। सो आपको बोलना है कि ड्यूअल नेचर जो हमारे पास होता है, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हो, किन प्रॉपर्टीज से। एक तो हमारे पास पार्टिकल नेचर होता है, दूसरा हमारे पास वेव नेचर होता है। नाउ अगर आप ऑप्शंस देखोगे, पहला ऑप्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डिफ्रैक्शन, नेक्स्ट रेडियो एक्टिविटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है सेंटिलेशन एंड इंटरफेरेंस, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड सेंटिलेशन। सो अगर आप देखोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमारे पास होता है ये पार्टिकल नेचर को डिफाइन करता है, अच्छे से हमने देखा है। डिफ्रैक्शन जो होता है ये वेव नेचर को डिफाइन या फिर एक्सप्लेन कर पाता है। एंड दोनों, क्योंकि ड्यूअल नेचर हमारा है ही, जहाँ पे हम बोलते हैं कि हमारे पास जो लाइट है इट शोज बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर, देयरफॉर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा। क्योंकि जो सेंटिलेशन हमारे पास है, दिस इज नीदर रिलेटेड टू पार्टिकल इफेक्ट या फिर वेव, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू बेसिकली यहाँ पे इमिशन हम देखते हैं, लाइट का इमिशन वगैरह, उसकी हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। देखिए, इक्वेटोरियल लाइन में ऑलरेडी ये भी हमने डिटेल्ड वे में पढ़ा है। यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई चार्ज होती थी, लेट प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे इस पॉइंट पे दिस वाज पॉइंट ए, दिस वाज पॉइंट बी, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज हमारे पास होती थी। अच्छा, दिस विल बी डाइपोल मोमेंट हमारे पास, ये ऐसे डाइपोल मोमेंट होगी, माइनस क्यू टू प्लस क्यू हमारे पास। अच्छा, फिर यहाँ पे आप
क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कंपोनेंट्स निकालते थे। दिस वाज ई ए, आपका ये ई ए होता था। अच्छा, ये हमारे पास क्या होता था, दिस वाज ई बी, हमारे पास ये ई बी होता था। फिर ई ए के अपने कंपोनेंट्स, ये एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट हमारे पास। सिमिलरली जो ई बी, इसका ए कंपोनेंट इधर, दूसरा इधर, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं ये कैंसल आउट होंगे, एंड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी हमारे पास वो इधर की ओर लगेगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, अच्छा डाइपोल मोमेंट इधर की ओर। सो इन दोनों के बीच आपसे पूछ रहा है कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इन दोनों के बीच कितना एंगल बनता है इक्वेटोरियल लाइन में, इट इज हमारे पास 180 डिग्री। सो कितना हमारे पास 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स रे, गामा रे, यूवी रे, कैथोड रेज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इनमें से हमारे पास कौन सा यहाँ पे डिफ्लेक्ट होगा, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज या फिर कैथोड रेज, कौन सी रेज यहाँ पे डिफ्लेक्ट होंगी हमारे पास। सो इट इज सिंपली हमारे पास कैथोड रेज। क्यों? क्योंकि कैथोड रेज हमारे पास क्या होती हैं, बेसिकली स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर, एंड वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनमें क्या होती है, नेगेटिव चार्ज। सो कैथोड रेज विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। सो आपसे पूछ रहा है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी या फिर एप्लीकेशन यहाँ पे शो करेगा, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रिफ्रैक्शन। सो पार्टिकल नेचर की बात हो रही है, सो इट इज सिंपली हमारे पास क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो पी से पार्टिकल, बी से यहाँ पे क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका, क्लियर। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, equipotentials at a great distance from a collection of charges whose total sum is not zero or approximately। अच्छा, इक्विपोटेंशियल्स की बात कर रहा है। देखिए इक्विपोटेंशियल्स की बात कर रहा है एट अ ग्रेट डिस्टेंस, अच्छा, फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्जेस, यानी कि अगर हमारे पास क्या होंगी यहाँ पे कलेक्शन ऑफ चार्जेस होंगी हमारे पास, क्यू क्यू क्यू, यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन ऑफ चार्जेस होंगी। फिर ध्यान दीजिएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस हम किसको कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस हम किसको कहते हैं। अच्छा, इक्विपोटेंशियल नाम से ही पता चल रहा है, जिस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल जो हमारे पास होगा दैट विल बी सेम, एंड वी नो दैट पोटेंशियल की इक्वेशन हमारे पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, यानी कि पोटेंशियल जो हमारे पास है आर के साथ वैरी करता है हमारे पास। नाउ अगर आप देखोगे एक स्फीयर, ऑप्शन आपके पास हैं स्फीयर, प्लेन, पैराबॉइड्स या फिर इलिप्स आपके पास, यानी कि इलिप्सॉइड्स। सो अगर आप एक स्फीयर लोगे, स्फीयर हमारे पास क्या होती है, एक 3D शेप। सो अगर आप स्फीयर लोगे, सो ये जो आपके पास कलेक्शन ऑफ चार्जेस हैं, यहाँ से अगर आप R डिस्टेंस जाओगे, R1, यहाँ से R2, यहाँ से R3, आपको ये दिखेगा कि R1, R2, R3 दीज आर सेम, यानी कि ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे पास R ही हैं, ये सभी हमारे पास R ही हैं। एंड इन पॉइंट्स पे, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट सी, इन पॉइंट्स पे जो V है, अगर यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V, देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ए स्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नंबर 18। यहाँ पे अ पॉजिटिव चार्ज इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉजिटिव चार्ज को आपने रिलीज किया है फ्रॉम रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज विल, पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा। वी नो दैट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होती है, E इज इक्वल टू माइनस टाइम्स dV अपॉन dr या फिर dx, क्लियर, चाहे आप R लो या फिर X लो यहाँ पे। अच्छा, हमें देखिए एक यूनिफॉर्म फील्ड हमारे पास है, एक पॉजिटिव चार्ज को क्या किया गया है, एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रिलीज किया गया है, एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। नाउ जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये मूव करेगी अलोंग, यानी कि जो चार्ज हमारे पास होगी इट विल मूव अलोंग द फील्ड हमारे पास, एंड जब ये मूव करेगी, क्लियर, जब ये मूव करेगी, जो dx हमारे पास है, dx का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा, क्लियर। अच्छा, वी नो दैट E जो हमारे पास है, E इक्वल टू माइनस dV/dx हमारे पास, सो E हमारा पॉजिटिव, यहाँ पे dx हमारा क्या आया, पॉजिटिव आया, क्लियर, पॉजिटिव आया। एंड अगर हमें अब E क्या चाहिए, अगर हमें E पॉजिटिव चाहिए, सो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास V है, V हैज़ टू बी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। सो अगर dx आपका इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो dV है, dV आपका डिक्रीज हो रहा है, dV अगर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब V जो आपके पास है दैट शुड बी नेगेटिव, क्योंकि फिर यहाँ से E इज इक्वल टू माइनस
डी वी अपॉन डी आर। अगर आपका वी नेगेटिव है सो इट इज़ ऑलरेडी यहाँ पे माइनस, अगर आपका डी वी नेगेटिव है या फिर मीनस वी नेगेटिव होगा, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, तब आपका ई जो होगा वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अच्छा, अगर वी नेगेटिव, इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होना चाहिए। अगर पोटेंशियल डिक्रीज होगा इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि वी नो दैट जो यू हमारे पास होता है दैट इज वी इंटू क्यू। अगर आपको याद होगा जब हमने डेरिवेशन की थी पोटेंशियल एनर्जी के लिए, क्लियर पॉइंट चार्ज के लिए, अगर आपको याद होगा अच्छे से, सो इसी का हमने यूज़ किया था, W इज कॉल्ड वी क्यू या फिर U इज कॉल्ड वी क्यू। सो देयरफॉर potential energy has to decrease, so it decreases because the charge moves along the electric field, क्योंकि जो चार्ज हमारे पास होगी वो ऐसे, ये रही चार्ज हमारे पास, it will move along the electric field हमारे पास, क्लियर। so therefore potential energy will decrease। नेक्स्ट एक और बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे है, अरेंज दी फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एज पर क्वांटम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। इंक्रीजिंग एनर्जी आपको क्या क्या दिया है, ध्यान दीजिए। ब्लू लाइट, अच्छा ए इसने नाम दिया है ब्लू लाइट को, बी येलो लाइट, सी एक्सरे, डी यहाँ पे रेडियो वेव्स। नाउ अगर आपको याद होगा गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, क्लियर, रेंज, रेंज मतलब रेडियो वेव्स। अच्छा, वी मतलब विजिबल, विजिबल से हमारा क्या निकलता था अगर आपको याद होगा, विब गायर, VIBGYOR। नाउ हमेशा याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप इनको मार्क करिएगा क्या क्या आपसे पूछ रहा है। ब्लू लाइट, ब्लू लाइट, अच्छा येलो लाइट, एक्सरे एंड रेडियो वेव। सो इनसे ये चार आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इनका ऑर्डर पूछ रहा है। एंड ऑर्डर कैसे पूछ रहा है, इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी। नाउ ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं, अगर आपको याद होगा जो यूनिट नंबर 5 हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहाँ पे मैंने आपको पूरा टेबल ही दिया है कि यहाँ पे होता क्या है। एंड अगर आपको याद होगा अच्छे से, वहाँ पे हमने क्या देखा था, वहाँ पे हमने अच्छे से देखा था कि इस साइड, जब इस साइड से आप शुरुआत करोगे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हाई होगी, एनर्जी इस साइड हमारे पास क्या होती है, एनर्जी इस साइड हाई होती है, स्कैटरिंग इस साइड हमारे पास क्या होती है, हाई होती है, रिफ्रैक्शन इस साइड हमारे पास हाइयर होता है, रेडियो वेव्स की तरफ इस साइड हमारे पास क्या होता है, लैम्डा यानी कि वेव लेंथ हाइयर होता है, वेलोसिटी यहाँ पे इस साइड में ज़्यादा होती है हमारे पास, डिफ्रैक्शन इस साइड में ज़्यादा होता है। सो मीन्स अगर आप इधर की ओर जा रहे हो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इंक्रीज होती हैं, एंड अगर आप इधर की ओर जा रहे हो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इंक्रीज होती है। नाउ यहाँ से आपको पूछ क्या रहा है, एनर्जी के बारे में, एनर्जी के बारे में, एंड आपसे बोल रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स आप क्या जाओगे, आप इंक्रीजिंग एनर्जी की तरफ जाओगे। सो आपको कहाँ से आना है ये भी आपको ध्यान रखना है, हमें आना कहाँ से, सो आप आओगे यहाँ से इधर की ओर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो पहले हमारे पास क्या आएगा, पहले हमारे पास ये रेडियो वेव्स आ रही हैं सबसे कम एनर्जी, उसके बाद यहाँ पे येलो लाइट, फिर ब्लू लाइट, फिर एक्सरेज में सबसे ज़्यादा यहाँ पे, क्लियर। नाउ इसने नाम क्या दिया है, अब देखते हैं नाम क्या दिया है। अच्छा, रेडियो वेव्स को नाम क्या दिया है, रेडियो वेव्स को डी नाम दिया है। सो डी आएगा पहले, सो हमारे पास पहले डी आएगा, फिर येलो को नाम क्या दिया है, बी, सो डी के बाद बी आएगा। अच्छा, फिर ब्लू यहाँ पे आ रहा है, सो ब्लू, ब्लू को इसने नाम क्या दिया है, ए। अच्छा, फिर इसके बाद हमारा आएगा एक्स रेज, एक्स रेज को इसने नाम दिया है सी, सो DBAC। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वहाँ पे मैंने ऐसे 2-3 ऑलरेडी क्वेश्चंस दिखाए हैं, या फिर हमने ऑलरेडी जो 2 सेशंस लिए हैं वहाँ पे भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं बाकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, लाइक फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, उनके ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है, इन अ PN जंक्शन द बैरियर पोटेंशियल ऑफर्स रेजिस्टेंस टू। अगर आपको याद होगा ये हमारे पास PN जंक्शन होता था, क्लियर, ये हमारे पास PN जंक्शन होता था, एंड यहाँ पे हमारा बैरियर पोटेंशियल बन जाता था। अगर आपको याद होगा बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे बन जाता था हमारे पास। नाउ P साइड में हमारे पास क्या होता है, P में अगर हम P साइड की बात करें, यहाँ पे होल्स जो होते हैं दे आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। नाउ N की अगर मैं बात करूँ, N में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे पास। नाउ अगर बैरियर पोटेंशियल ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस, सो ये किन को कर रहा है, सो ये दोनों को ऑफर करता है रेजिस्टेंस। किन को, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, या फिर आप ऐसा कहोगे जो ये हमारे पास पोटेंशियल बैरियर होता है, इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू मेजॉरिटी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, it offers resistance to majority charge carriers in both the regions,
ऐसा भी ऑप्शन आपसे पूछ सकता है इन बोथ दी रीजन। ऐसे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स आए हैं जहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन हैं ये वहाँ पे नहीं थे, बल्कि ऐसे ऑप्शन थे। सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन बोथ दी रीजन। सो इसका मतलब पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे पास क्या है, पी टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, एन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन एंड होल्स इन पी साइड। क्लियर, या फिर पी रीजन। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। सो जो पोटेंशियल बैरियर हमारे पास है ये ऑफर करता है रेजिस्टेंस किन को, जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं किधर, एन साइड में, एंड जो हमारे पास होल्स हैं किधर, पी रीजन में। यानी कि इन शॉर्ट आप कहोगे जो पी एन जंक्शन हमारे पास है इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन बोथ द रीजन्स। समझ में आया होगा। सो एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स। समझ में आया होगा। सो इनको ये क्या करता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो ऑप्शन सी, या फिर आप ऐसे भी लाइन याद रख सकते हो। नेक्स्ट, द मैनिफेस्टेशन ऑफ बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड्स इज ड्यू टू हिसेनबर्ग्स प्रिंसिपल, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बोर्स प्रिंसिपल, बोल्ट्जमैन। सो अगर हम बैंड स्ट्रक्चर की बात करें सॉलिड्स में, सो वहाँ पे हमारे पास पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज होता है। एंड पॉलिश साहब ने क्या बोला था कि हमारे पास सिंपली जो एक ऑर्बिटल होता है इट कैन अकोमोडेट एट मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, एंड दोज 2 इलेक्ट्रॉन्स शुड बी विथ अपोजिट स्पिन। नेक्स्ट, in a parallel plate capacitor the capacity increases if parallel plate capacitor capacitance किसके बराबर हमारे पास a एप्सिलॉन नॉन d। इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्लियर, एरिया ऑफ द प्लेट। सो देयरफॉर अगर एरिया हम बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सो एरिया ऑफ प्लेट अगर आप इंक्रीज करोगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, what is the angle made by a plane of eddy currents with plane of magnetic lines of force। सो आपसे पूछ रहा है कि जो हमारे पास इडी करंट्स हैं, अगर यहाँ पे इडी करंट्स जनरेट हो रही हैं, सो जो इडी करंट्स हैं अगर इस प्लेन के अंदर, ये मैंने कोई प्लेन लिया यहाँ पे, अगर इस प्लेन में लेट ऐसे इडी करंट्स क्या हो रही हैं, ऐसे इडी करंट्स यहाँ पे जनरेट हो रही हैं, आपको पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ इनका एंगल क्या रहता है। सो ऐसे यहाँ से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। सो इडी करंट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो एंगल रहता है दैट इज 90 डिग्री। हमारे पास कितना रहता है, 90 डिग्री। नेक्स्ट, a nuclei having same number of neutrons but different number of protons। सो पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम बट प्रोटॉन्स आर डिफरेंट हमारे पास। फॉर एग्जांपल C613 एंड N714 हमारे पास। अगर आप यहाँ पे क्या निकालोगे, अगर आप यहाँ पे न्यूट्रॉन्स निकालोगे, न्यूट्रॉन्स आप कैसे निकालते हो, 13 - 6, यहाँ पे 14 - 7, 13 - 6 इज 7, 14 - 7 ये भी आपका 7। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम बट प्रोटॉन्स क्या है, प्रोटॉन्स डिफरेंट हैं। सो ऐसे स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स। नेक्स्ट, नो फोर्स एक्ट्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड। सो आपसे पूछ रहा है कि फोर्स कैरिंग कंडक्टर हमारे पास व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, अवे फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड में जब आप एक कंडक्टर को लेते हो, फोर्स आपको याद होगा, इसकी डेरिवेशन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद होगा F=BIL sin थीटा, बिल साइन थीटा हमारे पास। एंड वी नो दैट जब हम कंडक्टर को ऐसे प्लेस करते हैं, ये हमारे पास है कंडक्टर एंड ये कंडक्टर की लेंथ हमारे पास ये रही मैग्नेटिक फील्ड। सो जब इन दोनों के बीच क्या होता है, एंगल जीरो होता है, क्योंकि F=BIL sin थीटा। अगर थीटा जीरो, सो हमारे पास देयरफॉर इस केस में क्या होता है, अच्छा, नो फोर्स एक्ट्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड। आपसे पूछ रहा है कि जब आप कंडक्टर को कैसे प्लेस करते हो, आपको मेन चीज आपसे पूछ रहा है कि फोर्स कितना आना चाहिए, फोर्स जीरो आना चाहिए। फोर्स कितना आना चाहिए, फोर्स शुड बी जीरो। सो फोर्स हमारा कब जीरो आएगा, व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। सो जब आप कंडक्टर को क्या करोगे, कंडक्टर को आप पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड बिछाओगे। नेक्स्ट, a charged particle is moved along a magnetic field line। अगेन आपसे पूछ रहा है कि एक चार्जर्ड पार्टिकल को आप क्या कर रहे हो, along, अगर ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी या फिर मैग्नेटिक फील्ड, आप चार्जर्ड पार्टिकल को इसी डायरेक्शन में मूव करा रहे हो, यानी कि अगेन आप इसको पैरेलल मूव करा रहे हो। क्लियर, पैरेलल मूव करा रहे हो। सो आप बताइए फोर्स कितना लगेगा इस चार्जर्ड पार्टिकल के ऊपर। वी नो दैट फोर्स की इक्वेशन हमारे पास अगेन QVB sin थीटा। सो अगेन यहाँ पे थीटा क्या होगा, जीरो, देयरफॉर फोर्स विल बी जीरो। सो a charged particle is moved along a magnetic field line, the magnetic force on the particle is, so force क्या होगा हमारे पास, it will be zero।
Next, the device that acts as a complete electronic circuit is Zener diode, junction diode, integrated circuit, junction transistor. So it is basically हमारे पास IC chip इसको हम कहते हैं. आपके सिलेबस में नहीं है बट ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है एग्जामिनर, ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आईसी चिप. क्योंकि मेनली मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ कि जो 10 MCQs आपके होते हैं सीधे कॉपी पेस्टेड होते हैं. अलग अलग एग्जामिनर क्या करेगा, इंटरनेट पे सर्च करेगा, गूगल से निकालेगा, आपको छाप के देगा यहाँ पे. सो आईसी चिप्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा. द डिवाइस दैट एक्ट्स एज कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये एक चिप जैसी होती है हमारे पास. इसमें डायोड भी लगा रहता है, इसमें हमारे पास ट्रांजिस्टर्स भी लगे रहते हैं. सो ये एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारे पास होती है. नेक्स्ट, फ्रॉम विच मटेरियल अ टेम्परेरी मैग्नेट कैन बी मेड. एक टेम्परेरी मैग्नेट को आप कहाँ से बना सकते हो? प्लास्टिक, सॉफ्ट आयरन, स्टील, वुड. सो आप सॉफ्ट आयरन का यूज करते हो एज कोर वहाँ पे. नेक्स्ट, ए स्टूडेंट रब्स ए प्लास्टिक रॉड विद ए क्लॉथ. सो आपने एक प्लास्टिक रॉड ली है, आप इसको क्या कर रहे हो, आप इसको क्लॉथ के साथ क्या कर रहे हो, आप इसको क्लॉथ के साथ रब कर रहे हो. सो आपने एक रॉड ली है, आप इस रॉड को क्या कर रहे हो, एक क्लॉथ के साथ रब कर रहे हो. अब ये बोल क्या रहा है, द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्जड. ये खुद बोल रहा है कि अगर रॉड पॉजिटिवली चार्जड बन रही है, what has happened to rod. सो अगर ये पॉजिटिवली चार्जड बन रही है, सो therefore रॉड में क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ होगा. सो इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, सो इट हैज़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स. सो इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया होगा, तभी इस पर क्या आई है, पॉजिटिव चार्ज आई है. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. देखिए आपसे एक पूछ कह रहा है, किरचॉफ सेकंड लॉ रिप्रेजेंट्स एनर्जी कंजर्वेशन. सही बात है. फिर व्हीटस्टोन ब्रिज इज द मोस्ट सेंसिटिव व्हेन ऑल द फोर रेजिस्टेंस आर ऑफ सेम ऑर्डर. जी हाँ बिल्कुल. अच्छा, इन अ बैलेंस्ड, ऊपर ध्यान दीजिए, पूछ कह रहा है फॉल्स स्टेटमेंट है. इन अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द सेल एंड गैल्वेनोमीटर आर एक्सचेंज्ड द नल पॉइंट इज डिस्टर्ब्ड. देखिए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोल रहा है. अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में आप कुछ भी एक्सचेंज करोगे, नल पॉइंट जो होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है. सो दिस इज हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट. फिर ए रियोस्टैट कैन बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर. जी हाँ. सो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे फॉल्स रहेगा. सो दिस वायर दी यहाँ पे 30 क्वेश्चन एंड आई होप इन 30 क्वेश्चन से आपको काफ़ी ज़्यादा अगेन बेनिफिट होगा. आपने ये भी अटैम्प्ट किए होंगे एंड ऑलरेडी जो ये 2 सेशंस हैं, देखिए यहाँ पे मैंने अलग से पेपर ए यानी कि पहले 5 यूनिट 1 to 5 आपके कवर किए हैं. फिर पेपर बी यानी कि यूनिट 6 to 9 आपके इस वीडियो में कवर किए हैं. आप इनको क्या करिए, इनको भी आप अटैम्प्ट करिए, फास्ट मोड पे रखिए एंड डेफिनेटली ये आपको खाली आपके 10 MCQs में हेल्प नहीं करेगा, ये आपके जो 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं उनमें भी हेल्प करेगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल आते हैं ऐसे जो जैसे हमने MCQs यहाँ पे किए. सो थैंक यू ऑल. आई होप आप बढ़िया स्कोर करके आओगे अपने पेपर में. बेस्ट ऑफ लक.